Assalamu alaikum. Welcome to SCC Sky Compact course for NEET 2025. Today I am going to interact and discuss about test number 2, in which our syllabus was atomic structure and classification of elements and periodicity in properties. So we'll be starting with question number 1. So question number 1 of the chemistry portion would be element of highest electronegativity among the following is. इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, सेकंड प्लेस पे आता है ऑक्सीजन, थर्ड प्लेस पे आता है नाइट्रोजन. तो आप देखिए इन तीन में से इनमें से कोई है तो ऑक्सीजन है. फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. और बाकी वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से बहुत कम होती है, तो इसमें ऑक्सीजन आएगा आंसर. देखिए क्या लिखा है 52 में, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. इनमें से आपको देखना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है. नंबर 1 क्या लिखा है? जर्मेनियम इज ऑल्सो नोन एज इक्का एल्यूमिनियम. जो जर्मेनियम है उसको हम इक्का एल्यूमिनियम कहते हैं. ज़रा आप बेटा इसको देखिए. आप आपको याद है बेटा जो जर्मेनियम होता है वो किस फैमिली में आता है? वो आता है कार्बन फैमिली में. तो हम लेंगे कार्बन, उसके बाद लेंगे हम सिलिकॉन, उसके बाद आएगा जर्मेनियम, उसके बाद आएगा टिन और उसके बाद आएगा लेड. दिस इज ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो ये ग्रुप 14 है. ग्रुप 14 में इसने लिखा है जर्मेनियम इज नोन एज इक्का अल्मोनियम. जर्मेनियम को आप इक्का अल्मोनियम नहीं बोल सकते हैं. यू कुड हैव कॉल्ड इट इक्का सिलिकॉन. तो इक्का सिलिकॉन बोल सकते हैं लेकिन इक्का अल्मोनियम इसको नहीं बोलते हैं. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट दिया है. नोबल गैस एग्जिबिट वेरी हाई केमिकल रिएक्टिविटी. नहीं, ऐसी बात नहीं है. जो नोबल गैस होते हैं उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत ही माना जाएगा. पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ये बात बिल्कुल सही है कि जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इकट्ठे नाम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. उसके अलावा एक्टिनॉइड एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स. ऐसा नहीं कहते हैं. उन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांसयूरेनिक कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा होगा, जो यूरेनियम के बाद आते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है. तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड वाला स्टेटमेंट. देखिए बेटा उसके बाद द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक स्लैश आयनिक रेडी इज. इनमें से आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है एटॉमिक और आयनिक रेडी का. देखिए आपको जो पहला ऑप्शन दिया है नंबर फर्स्ट ऑप्शन, उसमें आपको एक दिया है F-1 और आपको दिया है फ्लोरीन. देखिए क्या है, अगर आप फ्लोरीन एटम लेंगे उसको आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे. इलेक्ट्रॉन देने से वो क्या बनेगा बेटा? वो बनेगा F-1. तो ये जो फ्लोरीन है एक न्यूट्रल एटम है और इसको आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया और एन आयन बना लिया. अब ये जो एन आयन होगा इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगा. तो इसका जो साइज होगा वो होगा लार्ज साइज. इसका लार्ज साइज होगा. किसी भी एनायन का जो साइज होगा, मोनोएटॉमिक एनायन जो होता है उसका साइज ज़्यादा होता है दैन इट्स न्यूट्रल पेरेंट एटम. तो इसका जो होगा इसका होगा बेटा स्मॉल साइज. एक एटम को जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसका साइज बढ़ जाएगा. तो कम साइज किसका होगा? एफ का. और एफ माइनस का साइज क्या होगा? ज़्यादा. इसने क्या लिखा बेटा कि जो एफ माइनस वन है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज स्लैश आयनिक रेडी. F-1 का जो साइज है वो ज़्यादा है. F-1 का साइज ज़्यादा है देन दिस एफ के. तो ये बात इसने सही लिखी है. देखिए दूसरा क्या लिखा है, Na प्लस का साइज कम होता है देन Na. ये बात भी सही है. देखिए कैसे बेटा, जो Na है सोडियम है, सोडियम को अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है. तो अगर आप देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो Na प्लस में ज़्यादा होगा देन Na. तो उसकी वजह से जो यहाँ पे साइज होगा, यहाँ पे होगा बेटा लार्ज साइज और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में होगा स्मॉल साइज. तो स्मॉल साइज किसका होगा? Na प्लस का ड्यू टू लार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और Na का जो साइज होगा वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा. तो सेकंड ऑप्शन जो दिया है वो सेकंड ऑप्शन भी हमें क्या दिया है? ठीक दिया है. ये ठीक ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन भी. आंसर्स आंसर ये नहीं है, आंसर हमें ढूंढना है बेटा इनकरेक्ट. तो पहले और जो दो है वो करेक्ट है. नंबर 3 देखिए, Mg2 प्लस का साइज ज़्यादा दिया है देन Mg2 प्लस का साइज ज़्यादा दिया है देन Al+3. ज़रा आप बेटा ऐसे देखिए, आपको याद है ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है और उसके बाद हम ले रहे हैं बेटा एल्यूमिनियम. लिया हमने एल्यूमिनियम. अब मैग्नीशियम को हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. तो इससे बनेगा +2 और इससे कितना बनेगा? +3. अगर आप इन दो में से देखेंगे, ये मैग्नीशियम +2 है, ये एल्यूमिनियम +3 है, ये दोनों आपस में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़. इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में अगर आप देखेंगे इसका जो Z वैल्यू होगा वो ज़्यादा है, इसका Z वैल्यू हाई है, इसका Z वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा देन किसके? मैग्नीशियम के Z वैल्यू का, जिसका Z वैल्यू लेस है. ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जितना Z वैल्यू ज़्यादा होगा उतना क्या होगा बेटा? उतना साइज़ कम होगा. तो इसका Z वैल्यू ज़्यादा है, एल्यूमिनियम का साइज़ कम होगा और मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा होगा. ये स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट लिखा है ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ स्टेटमेंट है. तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. लेकिन हमें ठीक वाला स्टेटमेंट नहीं ढूंढना, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वो लास्ट वाले पे आप देखिए बेटा, अगर आप लेंगे O-2 लास्ट में देखिए बेटा,
एक तो लिखा है O-2 और दूसरा लिखा है Na+1। जरा आप इनमें देखें, ये दोनों भी क्या आपस में है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसका जो Z वैल्यू होगा, Z वैल्यू इज इक्वल टू 8। इसका जो Z वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 11। इसका Z वैल्यू 8 है, इसका Z वैल्यू 11 है, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो कम होगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। तो Na+1 का जो साइज होगा वो क्या होगा, वो कम होगा। Na+1 का जो साइज होगा वो कम होगा और O2- का जो साइज होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन इसने क्या लिखा ऑप्शन में, इसने लिखा कि जो O2- है उसी का साइज कम है देन Na+। इसका मतलब ये इसमें इनकरेक्ट है और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि हमें ढूंढना था कौन सा, इनकरेक्ट ऑर्डर। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन फोर्थ पीरियड। आपको एक एटॉमिक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर निकालना है एक एलिमेंट का जो किस पीरियड में प्रेजेंट है बेटा, फोर्थ, प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड, पीरियड टेबल के फोर्थ पीरियड में। और उसके अलावा लिखा है सिक्स्थ ग्रुप में होगा ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप इसको देखेंगे ना बेटा, फोर्थ पीरियड और पीरियड 6 में, अगर आप फोर्थ पीरियड में देखेंगे पीरियड 6 में, तब जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट होना चाहिए बेटा क्रोमियम, Cr होना चाहिए। और वो Cr एलिमेंट जो होगा वो आप यहाँ से बेटा देख सकते हैं। देखिए बेटा क्या, अब देखिए यहाँ से आपको फोर्थ पीरियड लिखा हुआ है, दिस इज द फोर्थ पीरियड, ये फोर्थ पीरियड है आपका, ये फोर्थ पीरियड है और ये आपका ग्रुप 6 है। जरा आप देखिए यहाँ फोर्थ पीरियड में यहाँ पे, और यहाँ देखिए ग्रुप 6 में कौन सा एलिमेंट आता है बेटा, क्रोमियम आता है। तो फोर्थ पीरियड होगा और ग्रुप 6 होगा, ये होगा आपका एलिमेंट कौन सा, क्रोमियम। आप इसको और एक तरीके से भी चेक कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं 41 का और 33 का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, 19 का और 24 का कॉन्फ़िगरेशन। आप वहाँ से भी पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स एज्यूम कि हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमें 41 का करना होगा कॉन्फ़िगरेशन, 41 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, एक तो आएगा एर्गन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, एर्गन हो गया बेटा 3p6, 3p6 के बाद आएगा 3d, उसके बाद आएगा 4s, 4s के बाद आएगा 4p, 4 के बाद क्या आएगा 4d, 4d के बाद क्या आएगा बेटा, उसके बाद आएगा बेटा 5s, 4d के बाद आएगा 4fb और 4f के बाद आएगा बेटा 5s। तो यहाँ पे 4f ले लिया और हमने ले लिया बेटा 5s। आपको याद है एर्गन होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, हो गए 10, 10 और 18 कितने हो गए बेटा, 10, 12 और 18 कितने हो गए 30 इलेक्ट्रॉन, 30 के बाद यहाँ हो गए 36, 36 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, 36 और 2 को कितने हो गए 38, 39, 40 एंड 41, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे डी में, अब देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया, अब देखो ये कौन सा पीरियड वाला एलिमेंट होगा, ये होगा थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट। देखो इसके एन एस में इलेक्ट्रॉन देखो और एन डी में इलेक्ट्रॉन देखो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2 कितने होंगे, इसमें बेटा 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पीरियड 5 में आएगा। तो इसी तरीके से अगर आप सारे एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करके जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा बेटा किसका, 24 आएगा एटॉमिक नंबर। 19 हो गया पोटेशियम, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम बेटा होता है पीरियड 4 में, लेकिन वो ग्रुप 6 का नहीं होता है, ग्रुप फर्स्ट का होता है। लाइकवाइज 33 जो होगा वो इसके बाद आएगा। आपको याद है कि बेटा 33 जो आएगा वो आएगा पीरियड नंबर 13 में भी नहीं, 14 में, 15 पीरियड में आएगा। नाइट्रोजन के बाद जो फास्फोरस और फास्फोरस के बाद आर्सेनिक आता है, तो ये आर्सेनिक दिया होगा। तो 24 इज द आंसर। कंसिडर द रीजन फॉर वेरिएशन इन केमिकल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर। आपको बताना क्या रीजंस होते हैं फॉर वेरिएशन इन केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होना किसका, फर्स्ट मेंबर ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन द S&P ब्लॉक कंपेयर टू दैट ऑफ द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो एक मेंबर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद टिन है और उसके बाद लेड है। और यू कैन ऑल्सो टेक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस है, उसके बाद आर्सेनिक है, उसके बाद एंटीमनी है और उसके बाद बिस्मथ है। जो पहला वाला एलिमेंट होगा इनमें, जो इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसका जो बिहेवियर होता है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है, एनॉर्मलस बिहेवियर होता है। आपको बताना क्यों होगा एनॉर्मलस बिहेवियर। पहली बात है कि इनका साइज जो होता है वो कम होता है बाकी वालों से। दूसरी बात, इसका जो चार्ज और रेडियस का रेशो होता है वो भी ज़्यादा होता है, वो बात सही है। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उसके अलावा हर एक ग्रुप में जो पहला मेंबर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसमें जो चारों स्टेटमेंट्स है, चारों स्टेटमेंट्स, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे करेक्ट। ए बी 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 सी बी डी है करेक्ट। इसीलिए जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर होता है एनॉर्मलस। एनॉर्मलस मीन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो उसका एनॉर्मलस बोलेंगे। चलिए देखिए बेटा उसके बाद क्या, इन विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेन स्टेट। आपको पता है इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। देखिए क्या लिखा है,
Na2O2 ये लिखा है सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद लिखा है अल्मोनियम ऑक्साइड, उसके बाद लिखा है Cl2O7। इसमें लिखा है इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो ये जो ऑर्डर में लिखे हैं ना, ये है इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। अब देखिए पहले Na2O जो होता है, Na2O एक बेसिक ऑक्साइड होता है, बेस बनाएगा। अब Al2O3 जो होता है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, और Cl2O7 जो होता है ये एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। और ये बात सही है कि इन तीनों को अरेंज किया है इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में, ये बात सही है। उसके बाद नंबर सेकंड लिखा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इनकी लिखी है, बिल्कुल सही है। जितना आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बोरान की उससे ज़्यादा, और कार्बन की उससे ज़्यादा होगी। बेरिलियम हैज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैन बोरान, बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दैन कार्बन, और ये बात भी सही लिखी है। ज़रा थर्ड वाले पे जाइए। थर्ड वाले में लिखा है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ये दिखा रहा है कि नोबल गैस में हीलियम, नियॉन और एर्गन जो है उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी इस ऑर्डर में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? टेक्स्ट बुक में इसका ऑर्डर दिया हुआ है, वो ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किन का बेटा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ नोबल गैसेस। जरा आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ नोबल गैसेस देखिए। ये देखिए बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज किन के लेने हैं हमें बेटा? नोबल गैस के। कौन कौन लेना है? हीलियम, नियॉन लेना और एर्गन लेना है। हीलियम का कितना है? 48, 116 एंड 96। 48 प्लस 48 प्लस 116 एंड प्लस 96। 48, 116 एंड 96 इस 48, और ये होगा 116, और ये होगा 96। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है? यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज। इसका मतलब ये करेक्ट ऑर्डर नहीं दिया है, ये आपको यही ढूंढना है। सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, ये नहीं है, तो इससे ये जो ऑर्डर दिया है ये गलत दिया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है। उसके बाद लिखा है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज। यहाँ पे लिखा है बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन। ये बात सच है, बोरॉन की एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो कम होती है। उसके बाद कार्बन होता है, उसकी ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी सबसे ज़्यादा? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ से भी। अब देखिए आपको कौन कौन एलिमेंट दिया बेटा? एक तो आपको बोरान दिया, कार्बन एंड नाइट्रोजन। लेट्स टेक दिस, ये आपका बोरान है, ये आपका कार्बन है, और ये आपका नाइट्रोजन है। देखो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है नाइट्रोजन की, उसके बाद थोड़ा सा कम है कार्बन की, और उससे बाद बहुत कम है किसकी? बोरॉन की। तो ये आपको टेक्स्ट बुक सपोर्ट करता है इस आंसर को, तो आप याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन इज द, ये जो थर्ड है सी पार्ट, यहाँ पे बेटा सी पार्ट आएगा इसका आंसर। देखिए क्या लिखा है बेटा, द एटम विच हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एटम है, उसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2o, 3p4। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में गया? लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3p में गया, 3p4। इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट होगा ये होना चाहिए p ब्लॉक वाला एलिमेंट, ठीक है बेटा? तो p ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। तो पहली बात है कि ब्लॉक p होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3s2, 3p4। तो अगर ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, तो अगर मैं p में निकालूंगा, पहले ही हम निकालेंगे बेटा इसका पीरियड नंबर क्या होगा। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में गया? थर्ड शेल में, तो पीरियड नंबर होगा 3। तो अगर मैं इसमें ग्रुप नंबर देखूंगा, ग्रुप नंबर क्या आएगा? फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस p में कितने इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन? p में 4 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 16। तो ये आएगा पीरियड नंबर 3, और ग्रुप नंबर आएगा 16। पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 16, पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 16, थर्ड पार्ट इज द आंसर। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स इज, ये आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। इसका सेकंड पार्ट आएगा बेटा आंसर। सेकंड पार्ट याद रखेंगे, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसमें क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किन का बेटा? ए ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो याद रखेंगे इट इज़ n-2, वो होगा बराबर n-2। ये टेक्स्ट बुक से आप देख सकते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन। n-2 f लिखेंगे आप बेटा, f वहाँ पे आएगा बेटा 1 to 14, जो उसका एंटी पेनल्टीमेट शेल है। और पेनल्टीमेट शेल में जो n-1d होगा उसमें आएंगे 0 to 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो ns होगा उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच एलिमेंट्स? ए ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस। एक एलिमेंट दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो लास्ट में लिखा है 4s2, 3d10, और लिखा है उसके बाद क्या बेटा? 4p1 आपको लिखा हुआ, ये है कॉन्फ़िगरेशन।
What is the atomic number of the element which is just below the above given element in the periodic table? आपको इस एलिमेंट का पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का सम करेंगे। ज़रा इलेक्ट्रॉन्स का सम करिए। 4s2 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने? 4s2 और 3d10 हो गए 30 और ये हो गया 31। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक्चुअल में है 31 इलेक्ट्रॉन। इसमें 31 इलेक्ट्रॉन है। अगर 31 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका Z वैल्यू कितना होगा? वो होगा 31 के बराबर। अब आप 31 के बाद क्या करेंगे? अब देखिए बेटा, अगर Z वैल्यू इसका 31 है, आपको याद है बेटा, अगर आपको याद होगा, जिंक होता है एक एलिमेंट, उसके बाद होता है बेटा कैडमियम, उसके बाद होता है मरकरी। आपको जिंक का एटॉम नंबर याद होगा 30 होता है, इसका एटॉम नंबर 40 होता है, और जो मरकरी होता है उसका एटॉम नंबर होता है बेटा 80। तो ये तीन आपको याद होने चाहिए। जिंक के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो ग्रुप 13 का एलिमेंट आता है जिसको हम गैलियम बोलते हैं। उस गैलियम के बाद आता है बेटा इंडियम, उसके इंडियम के बाद आता है बेटा थैलियम। तो गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होगा, ज़रा आप बताइए कितना होगा बेटा? गैलियम का एटॉम नंबर, अगर ये 30 है, इसका एटॉम नंबर होगा 31। अगर इसका एटॉम नंबर कितना है बेटा? क्या लिखा बेटा? I'll check it once again. What is the atomic number of the element which is just below the above given element in the periodic table? तो इसका जो एटॉमिक नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? I'll check if it is 31 or not. तो अगर ये 1 2 हो गए ये वाले, दिस इज इक्वल टू 3d10, 4s2 हो गया 30 और 31। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द अबो गिवन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? तो इसके नीचे जो एलिमेंट दिया होगा वो ऑब्वियसली इंडियम दिया होगा। तो इसका इसका एक्चुअल में एटॉमिक नंबर होगा बेटा 48, मैंने गलत लिखा है। तो 48 होगा इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका जो एटॉमिक नंबर निकलेगा वो निकलेगा बेटा 49। तो गैलियम आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया, गैलियम के नीचे इंडियम आएगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा बेटा 49। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, आंसर इज इक्वल टू 4 पार्ट आएगा बेटा इसका आंसर। चलिए बढ़े आगे। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ प्लैटिनम एटम इज, जो प्लैटिनम एटम है जिसका एटॉम नंबर हो, तो इसका एटॉम नंबर है बेटा 78। प्लैटिनम जो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 5d9 और होता है इसका बेटा 4s1, 5d9 4s1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है। अब ये डी नहीं लिखा है कि कौन सा वाला डी, 3d 4d या 5d। तो आप याद रखेंगे, तो अगर इसमें, अगर इस प्लैटिनम में 5d में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब 4d में तो 10 होंगे ही। इसका ये भी मतलब है कि 3d में भी 10 पहले आने चाहिए। तो टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में? 10 + 10 + 9 कितने आएंगे बेटा? 29 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टोटल इसके, किस में? डी में। तो 29 आएगा बेटा इसका आंसर। चलिए देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? दे आर नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है, कैथोड रे एक नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल होता है, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। Cathode rays do not depend on the material of the cathode is used. This is pretty correct. All the properties of cathode rays never depend on the material of cathode, never depend upon the nature of the gas, never depend upon the potential. तो इन पर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल सही लिखा है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द कैथोड, ये बात सही लिखी है। उसके बाद क्या लिखा? दे स्टार्ट फ्रॉम द एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। जो कैथोड रेज होते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम एनोड, नहीं ये बात गलत लिखी है, वो एनोड से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो कैथोड से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं टुवर्ड्स एनोड। इसलिए क्या 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 करना है आपको? द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। ए एंड बी जो होंगे इसमें दो करेक्ट ऑप्शंस है, तो इसलिए जो इसका आंसर आएगा दैट इज द फर्स्ट आंसर। Which of the following particles has maximum de Broglie wavelength if all are moving same speed? इनमें से सबसे maximum wavelength किसकी होगी अगर सारे same speed से चल रहे हैं? तो de Broglie wavelength के लिए आपको इक्वेशन भी याद होना चाहिए कि लैम्बडा किसके बराबर होता है? इट्स इक्वल टू h/mv, h/mv। अब बताइए इनमें क्या लिखा है? Which of the following particles has maximum de Broglie wavelength if all are moving with the same speed? मतलब v का वैल्यू जो है वो सबका सेम है, तब जो वेवलेंथ होगी h और m बनेंगे, h और v जो होंगे वो कांस्टेंट बनेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जिसका मास कम होगा, द फॉलोइंग पार्टिकल मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है आपको लेना पड़ेगा मिनिमम मास। और मास किसका सबसे कम होता है? मास कम होगा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा इसका मास होगा मिनिमम। इन पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन का ही मास मिनिमम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास मिनिमम होगा तब इसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? वो उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। तो इलेक्ट्रॉन का ही इसका आंसर आएगा। इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ अमंग दीज पार्टिकल्स।
बोर्स थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, बोर्स थ्योरी किन के लिए एप्लीकेबल होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जरा चेक करिए, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एप्लीकेबल होगी। हीलियम प्लस वन में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिए हीलियम में तो एक बच गया, इसमें एप्लीकेबल होगा। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तीन में से दो निकाल दिए, एक बचेगा, इसका एप्लीकेबल होगा। और जो बेरिलियम प्लस टू है, बेरिलियम प्लस टू पे, बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेरिलियम में, दो निकाल दिए लेकिन दो बच गए। तो अब ये दो बच गए ना इलेक्ट्रॉन, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी नहीं है, अब अभी टू इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। और बोहर थ्योरी जो होता है वो टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए दैट्स ऑप्शन नंबर 4। देखिए बेटा, असर्शन रीजन आपको दिया है, प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन जो है असर्शन में लिखा है कि जो प्रोटॉन होता है वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होता है। अगर आप हाइड्रोजन में से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, H प्लस बनेगा और यहाँ से निकलेगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा प्रोटॉन। और प्रोटॉन होता है जैसे आपने हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज कर लिया है, ये बात सही है, प्रोटॉन इज आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, असर्शन इज करेक्ट। और दूसरा क्या लिखा है, अल्फा पार्टिकल इज द अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, ये बात सही नहीं है। ये कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, आपको याद होना चाहिए बेटा, जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, उस अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, उस अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, मास जो होगा अल्फा पार्टिकल का, दैट्स इक्वल टू 4 amu, वो होता है 4 amu के बराबर। और उसके अलावा याद रखेंगे ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इस पे जो चार्ज होता है, चार्ज इज इक्वल टू +2, रिलेटिव चार्ज होता है इसका +2 के बराबर। अब बताओ क्या है, अगर आप हीलियम एटम लेंगे, इट इज अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम एटम पे जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना? +2 होता है। इसलिए आप ये मानेंगे कि जो हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक अनआयोनाइज्ड हीलियम एटम नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली एन आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इन विच 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली बीन रिमूव्ड। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला जो रीजन है वो गलत लिखा है, तो असर्शन इज ट्रू, assertion is true statement but reason is false, ये बात सही लिखिए। देखिए बेटा, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चूज द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा? जरा चेक करते हैं पहले। n इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे सारे वैल्यूज जो लिखे हैं दीज आर एक्चुअली l वैल्यूज, तो यहाँ पे आप l लिखेंगे बेटा इसको। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -1/2, ये चलेगा, इट इज अ परमिटेड सेट ऑफ नंबर्स है, क्वांटम नंबर्स। n इज इक्वल टू 4, अगर n 4 होगा, l के वैल्यू 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, m 0 होगा, s होगा, बिल्कुल सही। इसमें एक रूल भी आप याद रख सकते हैं, जितना n का वैल्यू होगा l का वैल्यू उससे कम होगा, n का जितना वैल्यू होगा, n का जितना वैल्यू होगा l का वैल्यू उससे कम ही निकलता है। तो इसमें देखिए n का वैल्यू भी 3 है, l का वैल्यू भी 3 है, यही स्टेटमेंट इसमें गलत लिखा है। और यही लिखा है चूज द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट, थर्ड वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो l के वैल्यूज होते हैं, l के जो वैल्यूज होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 0 टू n-1, 0 टू n-1। तो अगर इफ n इज इक्वल टू 3, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो उस टाइम पे जो l के वैल्यूज होंगे वो कितने होंगे? 0 होगा और होगा 3-1। तो हम लिखेंगे l इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 0, 3-1 हो गए 2, हम लिखेंगे 1 और 2। तो l का वैल्यू होगा 0, 1 एंड 2, l का वैल्यू 3 नहीं होगा, तो ये थर्ड वाला जो होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ Li+2 आयन इज, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी पास्चन सीरीज की। अब पास्चन सीरीज को याद कर लेते हैं। पास्चन सीरीज का मतलब ये हुआ कि अगर ये लाइमन सीरीज है, इसका n वैल्यू होगा बेटा 1 के बराबर। अगर ये बॉल्मर सीरीज होगा, n वैल्यू होगा 2। और अगर ये पास्चन सीरीज होगा तो n वैल्यू कितना होगा? n वैल्यू इज इक्वल टू 3। तो ये बनेगा लाइमन, ये बनेगा बॉल्मर और ये बनेगा पास्चन। हमें क्या निकालना है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए फिर? कम। फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? ज़रा आप मुझे बताइए, फ्रीक्वेंसी कम कब होगी? फ्रीक्वेंसी तब कम होगी जब इलेक्ट्रॉन आएगा, कहाँ से आएगा? फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। और वो कहाँ गिर के आना चाहिए? वो थर्ड ऑर्बिट पे आना चाहिए। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, और जहाँ कहाँ पे रहा है? थर्ड ऑर्बिट में। क्योंकि आपको जो सीरीज लेना है वो कौन सा सीरीज लेना है? पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में जो लेवल होता है डी एक्साइटेशन का वो 3 लेवल होता है। तो आपको निकालना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स फ्रीक्वेंसी जिसकी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब उसमें एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? 4 से 3 आ रहा है। तो आपको निकालना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो हम लिखेंगे, आपको याद होगा फॉर्मूला, वी बार इट इज इक्वल टू 1/λ। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, इट्स इक्वल टू आर एच लिखेंगे हम, कांस्टेंट आएगा, उसके बाद लिखेंगे बेटा 1/n1 स्क्वायर, माइनस करेंगे 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, और इनटू कर लेंगे किस स्क्वायर से? z स्क्वायर से, विच इज द एटॉमिक नंबर। सो वी राइट 1/λ इट इज इक्वल आर एच। बताइए बेटा ये वाला वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ तक आ रहा है? इलेक्ट्रॉन 3 तक आ रहा है, तो वी राइट 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
माइनस करेंगे हम 1 डिवाइड बाई व्हाट इज दिस 1 बाई n2 स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, तो 4 से लिखेंगे 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होगा बेटा, दैट वुड बी इक्वल टू 16। याद रखेंगे कि ये वाला वैल्यू जो होगा ये n1 कहलाया जाएगा और ये वाला वैल्यू आप n2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन ही लास्ट में आपको वैल्यू ही चेक करना है, साइन चेक करना है इनटू। अब बताइए जेड वैल्यू कितना आएगा, जरा बताओ। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम का जेड वैल्यू कितना होता है 3, हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, वो कितना होगा, दैट्स इक्वल टू 9। तो 1 बाई लैम्डा किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू आर एच, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होगा बेटा, वो हो गया 7, डिवाइड बाई कितना कर लेंगे 9 इंटू 16, और मल्टीप्लाई भी क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई भी होगा 9, 9 और 9 इसमें से कटेगा, तो 1 बाई लैम्डा जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू आर एच, आर एच यहाँ पे लिखेंगे 7/16, तो 1 बाई लैम्डा जो आएगा, 1 बाई लैम्डा जो आएगा दैट इज आर एच 7/16, और लैम्डा जो आना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 7 आर एच, 16 divided by 7 RH should be the answer. We have to see if there is an option. 16 divided by 7 RH, 16 divided by 7 RH, 16 divided by 7 R, ये R याद रखना बेटा, इट्स अ Rydberg कांस्टेंट, तो ये आएगा बेटा इसका आंसर। तो ये होना चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स लेस एनर्जी, लेस एनर्जी मीन्स जब इलेक्ट्रॉन नजदीक से गिरेगा, दूर से नहीं गिरना, ऊपर से नहीं गिरना चाहिए, नजदीक वाली शल से गिरना चाहिए, और नजदीक वाला शल है 4 इसका। The orbital diagram in which above principle is violated, इनमें से कौन सा डायग्राम है जिसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, above प्रिंसिपल। तो above प्रिंसिपल कहाँ पे वायलेट होगा, और above प्रिंसिपल कहता है, above प्रिंसिपल कहता है कि जब वो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ सब शेल्स, पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दो जिसमें जिस सब शेल की एनर्जी कम होगी, फिर इलेक्ट्रॉन उसको दे दो जिस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब बताइए बेटा ऑर्बिटल डायग्राम इन विच above प्रिंसिपल इज वायलेटेड, पहली बात, क्या 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए 2p में, बिल्कुल सही है, 2s में पहले इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए फिर 2p में, और 2s में इलेक्ट्रॉन दिए फिर 2p में दिए। हमें अब्बा प्रिंसिपल है, इसमें हर्ट्ज रूल भी वायलेट हुआ है, लेकिन हमें नहीं पूछा है। नंबर सेकंड, देखो 2s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देने थे, फिर आपको 2p में 3 इलेक्ट्रॉन देने थे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन देखेंगे ना कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, पहले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते फिर 2p में 3 जाते, तो यहाँ पे आपने वायलेशन किया अब्बा प्रिंसिपल का, आपको पहले यही भरना था। तो सेकंड पार्ट में जो है देयर इज अ वायलेशन ऑफ अब्बा प्रिंसिपल, और इन दो पार्ट्स में वायलेशन नहीं है। अब देखिए इसमें पूरे 2 है, इसमें पूरे 2 है, इसमें भी पूरे 2 थे, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में पूरे 2 नहीं है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनको मैच करिए और करेक्ट ऑप्शन मैच करिए। जरा मुझे बताइए आप बेटा, एक चीज़ से अंदाजा लगाइए, ऐसे वाले क्वेश्चन को जब मैच करना होगा तो इजी होता है। क्यों इजी होता है, आपको कहीं ना कहीं से एक आइडिया ज़रूर मिलेगा। आप इनमें से जब आप इनको देखोगे ना तो एक चीज़ आपको आइडिया आएगा। पहली बात, इसमें जो ऑक्साइड्स दिए इनमें से आप सल्फर डाइऑक्साइड को तो जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ज़रा मुझे बताइए सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा एसिड होता है, क्या वो एसिडिक ऑक्साइड होता है या बेसिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक ऑक्साइड। अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा, ज़रा वहाँ से मैच करिए एसिडिक के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड को आंसर आना चाहिए 2, मतलब डी वाले पार्ट को, डी वाले पार्ट को आंसर आना चाहिए 2। ज़रा यहाँ पे देखो डी वाले पार्ट में कहाँ पे आंसर 2 है, क्या यहाँ पे डी वाले पार्ट को आंसर 2 नहीं है, बस इतना ही इंडिकेशन है आपके लिए काफ़ी है। हाँ, अगर दो ऑप्शंस में कहीं पे डी को 2 होता तब आपको और एक चीज़ चेक करने की ज़रूरत थी, हम सारे चेक कर लेंगे और देख लेंगे। पहली बात, ज़रा पोटेशियम का जो ऑक्साइड होता है, आपको पता है अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, तो पोटेशियम ऑक्साइड जो होगा दैट इज बेसिक इन नेचर। तो सी पार्ट को क्या आना चाहिए आंसर, फोर्थ पार्ट, तो सी पार्ट को आना चाहिए, सी पार्ट को आना चाहिए बेटा फोर्थ पार्ट। जरा उस बी पे जाए, AS2O3, अर्सेनिक ऑक्साइड जो होता है आपको याद होना चाहिए बेटा, इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। और उसके बाद N2 जो होता है, N2 जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड, वो याद रखेंगे वो कौन सा ऑक्साइड होता है, इट इज एन एसिडिक ऑक्साइड, इससे इसका जो आंसर आएगा दैट इज थर्ड पार्ट। तो ए पार्ट को आना चाहिए, वेट करे बेटा आप, मैंने एक जगह शायद गलती कर दी है, जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, जस्ट वेट। जो ए पार्ट आएगा बेटा उसको N2 जो होगा इट्स ए न्यूट्रल ऑक्साइड, N2 याद रखेंगे बेटा, N2 इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, N2 न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, तो इसका जो पार्ट आएगा दैट्स थर्ड पार्ट। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। पहली बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बात सच नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं वो ऑलवेज डिपेंड करते हैं ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन इसने लिखा है इंडिपेंडेंट, इसने लिखा है इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड नहीं करते हैं, बट एक्चुअली दे डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये करेक्ट नहीं, ये वाला स्टेटमेंट दिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ठीक लिखा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जरा थर्ड वाला स्टेटमेंट देखें,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये भी गलत लिखा है। नंबर ऑफ इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इनमें से डी ऑर्बिटल्स में से कौन सा ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, कौन सी वाली एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। जरा देखिए, क्या इसमें एक्स एक्सिस पे होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जेड एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, हाँ इसमें एक्स पे होगी लेकिन इस पे एक्स पे नहीं होगी। इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, जेड एक्सिस पे, लेकिन इस वाले में एक्स पे होगी। लेकिन आपको दोनों में देखना है, दोनों में एक्स पे होना चाहिए। जरा यहाँ देखो, इस वाले के एक्स पे होगा लेकिन इस वाले के एक्स पे नहीं होगा। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है, जरा इस वाले ऑप्शन को आप देखिए बेटा, क्या इसमें दोनों में एक्स कंपोनेंट है या नहीं है। एक्स कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लाइंग ऑन द किस कंपोनेंट पे बेटा, एक्स एक्स एक्सिस पे जो होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अलोंग द एक्सिस, बेटा आप थोड़ा वेट करें, आई हैव शाई, आई थिंक आई हैव मिसरेड द क्वेश्चन। Which of the following pairs of d orbitals will have electrons density along the axis, along the axis कहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी along the axis, हमें x एक्सिस नहीं लिखा है, हम लिखा है along the axis। और आपको पता होना चाहिए along the axis जो होते हैं वो ये वाले दो ऑर्बिटल्स होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें लोब्स होते हैं ऑन द एक्सिस। यहाँ पे लोब्स होंगे ऑन द एक्सिस। इन वाले में बेटा ये जो डी एक्स वाई है इसमें लोब्स होते हैं बिटवीन द एक्सिस, इसमें भी लोब्स बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, इसमें भी लोब्स बिटवीन द एक्सिस, लेकिन इस वाले में लोब्स होते हैं ऑन द एक्सिस, इस वाले में भी ऑन द एक्सिस। तो ये वाला एक ऐसा पेयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अलोंग द एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द आंसर। what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers। आपको क्वांटम नंबर्स दिए, आपको बताना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एसोसिएटेड होंगे। तो क्या क्या क्वांटम नंबर दिया आपको, n वैल्यू दिया इक्वल टू 4 और आपको l वैल्यू दिया बेटा 2 के बराबर। अगर l वैल्यू 2 के बराबर दिया, l वैल्यू किसका 2 होता है बेटा, आपको याद होना चाहिए l वैल्यू किसके बराबर होता है, n वैल्यू क्या होते हैं। तो याद रखें s p d f, इनके जो l वैल्यूज होते हैं वो कितने होते हैं, 0 1 2 3, ये इनके एल वैल्यूज होंगे। तो एल वैल्यू आपको कितना दिया है, 2, एल वैल्यू 2 दिया होगा तो ये दिया होगा डी। तो ये वाला ऑर्बिटल होना चाहिए 4d। 4d में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कितने आते हैं बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो आपको लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, योर आंसर मस्ट बी 10। मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना, और कॉन्फ़िगरेशन ही दिया है और उसके लिए सिंपल है। अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। अल्कली मेटल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS1। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 हो गया 2। हेलोजन जो होते हैं वो उनका होता है NP5, NS2 NP5, हेलोजन का होगा NS2 NP5। और जो चल्कोजेन्स होते हैं मतलब कार्बन फैमिली जो होगी उसका होता है NS2 NP4। तो आप इसको चेक करिए बेटा, आप देखिए पहले जो डी पार्ट होगा उसको, डी पार्ट को क्या आएगा बेटा आंसर, डी पार्ट को 1 आएगा, डी पार्ट को 1 आएगा। तो आप देखिए डी पार्ट को 1 आएगा, ए पार्ट से ही करिए, ए पार्ट को सेकंड आएगा, ए पार्ट को सेकंड आएगा। अब देखिए बी पार्ट को क्या आएगा, बी पार्ट को फोर्थ आएगा, बी पार्ट को फोर्थ आएगा। तो ठीक है, सी पार्ट को क्या आना चाहिए, सी पार्ट को आना चाहिए थर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सेकंड। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, बिल्कुल ईजी है। IUPAC ऑफिशियल नेम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग, ऑफिशियल नेम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 105, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 105 है उसका ऑफिशियल नेम क्या होगा। ज़रा इसका IUPAC नेम वैसे बताइए आप। वन वन आपको लिखा 105, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा 105, ज़रा सोचिए बेटा। ये है अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम किससे आएगा, अन आएगा 1 से, नील आएगा 0 से, पेंट आएगा 5 से, और IUM लास्ट में ऐड करना, अनिल पेंटियम। और इसी अनिल पेंटियम को आप यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं बेटा, डुबिनियम। इसी डुबिनियम का जो एटॉम नंबर है वो कितना है 105। इनको आप याद रखेंगे बेटा, ये कुछ एलिमेंट्स है 5-6 पहले याद रखो, ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएंगे, पहले वाले ही पूछे जाते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे कि किसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, अगर इतना होगा तो नाम क्या होगा। हाँ ये वाला आपको नाम आएगा, IUPAC ऑफिशियल नेम ये है, उसमें लिखा है बेटा IUPAC ऑफिशियल नेम, वो ऑफिशियल नेम है। तो अगर अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर नेम देखेंगे, नोमेनक्लेचर नेम ये है, लेकिन ऑफिशियल नेम ये वाला नेम होता है। ठीक है, तो इसमें आएगा बेटा डुबनियम, सेकंड पार्ट इज द आंसर। देखिए क्या लिखा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मेटल इज, वर्क फंक्शन किन का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें 3 एलिमेंट्स आपको दिए हैं, एक तो आपको दिया है सोडियम, और आपको दिया है पोटेशियम, और आपको दिया है मैग्नीशियम। पहली बात है जो मैग्नीशियम होगा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा निकलेगा मैग्नीशियम का दैन पोटेशियम। तो मैग्नीशियम जो होगा उसका ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा इफेक्टिव ज़्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा।
उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सोडियम निकलना चाहिए, उसका जो जेड फैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। देन उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम। क्यों होगा पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम में सोडियम क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम ऊपर आता है, पोटेशियम नीचे आता है। पोटेशियम नीचे आएगा तो उसकी आयनिसिटी एनर्जी कम होगी, उसका वर्क फंक्शन भी कम होगा, तो इसका ऑर्डर आएगा सोडियम। उसका ऑर्डर आएगा मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो आंसर शुड बी फोर्थ पार्ट। और वर्क फंक्शन आपको पता है कि कितनी एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, दैट्स द वर्क फंक्शन। स्टेटमेंट वन आपको दिया बेटा, स्टेटमेंट वन, और आपको दिया स्टेटमेंट टू। जरा देखिए, क्रोमियम एंड कॉपर बोथ हैव एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं क्रोमियम एंड कॉपर के? क्रोमियम का एटॉम नंबर है 24, 24 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d54s1, 3d54s1, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक्सेप्शनल है, बात सही है। उसके बाद है कॉपर, कॉपर का एटॉम नंबर है 29, और 29 का क्या होगा? देखिए बेटा, क्रोमियम एंड कॉपर बोथ है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका आएगा बेटा 3d10 और आएगा बेटा 4s1, 4s1, ये बनेगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद सेकंड प्लेस पे क्या लिखा है इसका? टोटल नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर एंड क्रोमियम आर 10 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। कॉपर और क्रोमियम में, कॉपर में 10 डी इलेक्ट्रॉन है और क्रोमियम में 5 डी इलेक्ट्रॉन है, और ये बात भी सही है। इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि दोनों ठीक दिए हैं, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए क्या लिखा है, द वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब देखो क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि जो एनर्जी है वो ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो एनर्जी कब वो ज़्यादा निकलेगी वो देखेंगे। द वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स या तो नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा या तो ऊपर से नीचे। अब देखेंगे क्वेश्चन में लिखा क्या लिखा है, इन द पास्चन सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एस। मतलब आपको क्या करना, आपको वही दोबारा लेना जो हमने इससे पहले लिया था। देखो क्या करना बेटा, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, एन इज इक्वल टू 1, ये आपका सेकंड ऑर्बिट है, एन इज इक्वल टू 2, ये आपका थर्ड ऑर्बिट होगा, एन इज इक्वल टू 4, ये आपका फिफ्थ ऑर्बिट होगा, एन इज इक्वल टू 5, और उसके बाद हम और एक ऑर्बिट लेंगे जिसको हम लिखेंगे एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा एक ऑर्बिट होगा जिसको हम एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये वाला ऑर्बिट होगा एन इज इक्वल टू 1, ये वाला ऑर्बिट होगा एन इज इक्वल टू 2, ये वाला ऑर्बिट होगा एन इज इक्वल टू 3, ये वाला ऑर्बिट होगा एन इज इक्वल टू 4, और इस ऑर्बिट को लिखेंगे एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या, आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाना है, कौन सी सीरीज में, पास्चन। तो ये बनेगा लाइमन, ये बनेगा बाल्मर, ये बनेगा पास्चन। तो आपको इलेक्ट्रॉन लाना है कौन सी वाली सीरीज पे, थर्ड थर्ड एनर्जी लेवल पे। अब इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, आपको वहीं से लिखा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो वहां से फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम। वेवलेंथ कम होने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का क्या मतलब है, वहां से एनर्जी ज़्यादा निकलनी चाहिए या कम निकलनी चाहिए, ज़्यादा। और ज़्यादा एनर्जी का व्हेन विल मैक्सिमम एनर्जी बी लिबरेटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम इन्फिनिटी, जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा उस लेवल नंबर 3 पे, तो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, और वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आएगा, गिर के आएगा कहाँ पे, लेवल नंबर 3 पे। अब आपको क्या निकालना है, ज़रा वो देखिए आप, क्या निकालना है बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो आपको वेवलेंथ निकालना है, तो वेव नंबर ऑफ द, नहीं, आपको निकालना है वेव नंबर। तो वेव नंबर कैसे निकालेंगे, वी राइट वी बार, वी बार इज इक्वल टू किसके बराबर लिखेंगे, आर एच, दोबारा वही फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने इससे पहले लिखा था, 1/n1 स्क्वायर माइनस करेंगे 1/n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर। बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जेड स्क्वायर। जरा वी बार बताइए किसके बराबर आएगा, एक तो आर एच आएगा ही, बताइए 1/n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर आप ऐसे समझो कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 3 पे, 3 स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ जेड, किसके लिए दिया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जेड वैल्यू होगा 1, इट इज 1 स्क्वायर। सो वी विल राइट आर एच, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, ये आएगा 1/9, इसको 1/9 ही रहने तो 1/9, और माइनस कितना हो जाएगा 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इज 0, और वो आएगा 0। सो आंसर आएगा आर एच डिवाइड बाई 9, आर एच डिवाइड बाई 9 आएगा वेव नंबर ऑफ किसका, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। तो ये आएगा वी बार इज इक्वल 1/9। सी इफ देयर इज एन ऑप्शन बाय आर एच बाई 9, सेकंड ऑप्शन है आर एच बाई 9 आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट सेकंड। स्टेटमेंट वन में क्या लिखा बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज इन मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज स्टैटिक इफेक्ट, नहीं, उसको बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज जीमैन इफेक्ट, नहीं, उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। ये जीमैन इफेक्ट यहाँ लिखा होना चाहिए और स्टार इफेक्ट यहाँ लिखा होना चाहिए, तब ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट माने जाते हैं। लेकिन इनको उल्टा करके लिखा है तो दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। The number of photons emitted in 1 second by a 10 watt bulb which emits monochromatic light of wavelength 662 nanometer। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा कि एक बल्ब है, उसका जो पावर है, पावर कितना लिखा है, पावर इज इक्वल टू 100 वाट।
पावर अगर इसका 100 वाट है, इसका मतलब है जो इसका पावर होना चाहिए दैट्स इक्वल टू 100 वाट होता है जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड मतलब ये बल्ब जो है, ये बल्ब जो है ये एनर्जी इमिट कर रहा है, कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में इमिट कर रहा है, टाइम लग रहा है उसको 1 सेकंड, 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है। आपको बोलना है कि ये कितने फोटॉन्स इमिट करेगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल, मैं मानूंगा कि जब ये एनर्जी इमिट करेगा 100 जूल्स, तब ये n टाइम्स फोटॉन्स इमिट करेगा, n टाइम्स फोटॉन्स, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, h न्यू। सो आई विल राइट E, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ E, E का वैल्यू हमें दिया 100, 100 इज इक्वल टू n टाइम्स, यहीं पे लिखेंगे, इनटू क्या कर लेंगे हम, इनटू 100 नहीं दिया बेटा, इट्स गिवन 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे अब, यहाँ पे मैं इसको करेक्शन कर लूँगा, तो यहाँ पे 10 वॉट दिया था, यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी 10 ही आएगा, और वी विल राइट हियर 10 एज वेल, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो वी राइट 10 इज इक्वल टू n टाइम्स h न्यू जो होगा बराबर, h किसके बराबर आएगा बेटा, आपको क्या दिया, वेवलेंथ दिया, तो वेवलेंथ दिया होगा, यू कैन राइट hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा लिखेंगे, वी राइट 10 इज इक्वल टू n टाइम्स इनटू hc का वैल्यू कितना होता है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 रेज पावर माइनस 25, और डिवाइड बाई करेंगे आप वेवलेंथ, वेवलेंथ किसका यूनिट क्या दिया, नैनोमीटर, आपको मीटर्स में लेना पड़ेगा, वी राइट 662 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर, माइनस 9, तो ये आएगा अब यूनिट। अब आपको n का वैल्यू चाहिए, तो n का वैल्यू किसके बराबर आएगा, n इज इक्वल टू, n किसके बराबर आएगा, ज़रा इन दोनों को आप सम करिए, पहले इसको डिवाइड करिए, ये कटेगा इसके साथ, ये आएगा बेटा 331 आएगा ये, तो ये इसके साथ आएगा n, n को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आएगा 310, ये 10 जो है ना बेटा 10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9, वो आएगा 10 रेज पावर, इसको मैं लिखूंगा 331 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 10 रेज पावर 25, वो ऊपर आएगा, वो बनेगा 10 रेज पावर प्लस 25, तो ऐसे लिखेंगे हम n इज इक्वल टू कितना आएगा 3.31, 3.31 इंटू, इन दोनों का डिफरेंस देखिए 10 रेज पावर कितना आएगा, 25 में से 8 निकाल दो तो 17 आएगा, 10 रेज पावर 17 आना चाहिए, 10 रेज पावर 17 आएगा, 10 रेज पावर 17। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे 3.31 नहीं आएगा, इट इज़ 331, 331। अब हम इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, हम लिखेंगे 3.31 इंटू 10 रेज पावर 19, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट होने चाहिए 1 सेकंड में। तो इस ऑप्शन में देखिए, आप ऑप्शंस में अगर कोई मैच हो रहा है, 3.31 इंटू 10 रेज पावर 19, 10 रेज पावर 19, 3.33। अब बोलेंगे सर ये 3.31 आ गया, ये 33 क्यों आ गया, यहाँ पे मैंने जो एच का वैल्यू ले लिया, एच का वैल्यू इट इज़ एक्चुअली 1.98, और मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान लिया, 2 के बराबर मान लिया, दैट्स वाई कि हमारा आंसर वो आ गया। देखिए क्या लिखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दी है, इसमें आपको निकालना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, किस किस की एनर्जी निकालनी है, एक तो 7s की निकालनी है, और आपको निकालनी है 6p, उसके अलावा निकालना है आपको 4f, और उसके अलावा निकालना आपको 5p। आपको याद है बेटा n+l रूल, n+l रूल आपको याद होगा, ज़रा इसका n+l देखे, n वैल्यू कितना है इसका 7, और l वैल्यू है 0, तो इसका आएगा वैल्यू 7। ज़रा इसका n वैल्यू देखिए 6, 6+1 आएगा, तो इसका भी कितना वैल्यू आएगा 7। ज़रा इसका देखिए, इसका 4 आएगा, और l वैल्यू f का होता है 3, वो भी कितना आएगा 7, और इसका देखिए 5, 5+1, p का वैल्यू, l का वैल्यू 1 होता है, तो वो आएगा 6। अब देखिए इन तीन का जो n+l है वो सेम है, अब इनमें से किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका n वैल्यू ज़्यादा होगा। अब इन तीन में से पहले आप देखिए बेटा, हमें क्या करना है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ, हमें पहले उसको लिखना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेटर देन साइन सारे दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी होगी क्योंकि इसका एन वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लेंगे पहले 7s। फिर 6p की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सेकंड प्लेस पे इसी का, देखो इन तीनों का वैल्यू 7 है, अब आपको 7 तीनों क्या, आपको एन वैल्यू देखना पड़ेगा, तो पहले लेंगे कि 7s, फिर 6p, उसके बाद लेंगे हम 4f, और उसके बाद लेंगे हम 5p, तो ये हमारा बनेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए ऑप्शंस में कहाँ पे ये मैच कर रहा है, that is to be labeled as the correct answer, 7s, 6p, 4f, 5p, 7s, 6p, 4f, 5p, first option should be the correct answer. Consider the following statement, statement क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइज द साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है, जितना क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा होगा, n का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ऑर्बिटल का साइज, शेल का साइज बड़ा होता है। नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 9, जो हीलियम प्लस आयन है उसका जो थर्ड शेल है उसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 9 है, तो ये भी आप याद रखेंगे, जो बेटा हीलियम प्लस होगा, हीलियम प्लस इज 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, हीलियम प्लस जो होता है ये कौन सी स्पीशी होता है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी में जिनका n वैल्यू सेम होगा वो डीजेनरेट होता है, n वैल्यू अगर सेम होगा वो सारे शेल सब शेल्स क्या होते हैं, दे आर डीजेनरेट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही होता है तो रिपल्शन का कोई काम नहीं होता है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाए जाते हैं। ज़रा मुझे बताइए पहला शेल क्या बनेगा 1s, दूसरा शेल क्या बनेगा 2s और 2p, तीसरा शेल क्या बनेगा
3s 3p और 3d, वही बनेगा बेटा। आपको क्या लिखा है, नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल ऑफ He प्लस आयन इज, क्या आपको डीजेनरेट सब शेल्स निकालने हैं, ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स। जरा इनमें देखिए, ये थर्ड शेल है, इसमें देखिए कितने ऑर्बिटल है, इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल, इसमें कितने हैं, 5, टोटल आएगा ये 3 + 8 और 1 कितने हो गए, 9। तो जो हीलियम प्लस है, बिकॉज इज अ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इसमें जो 3s 3p और 3d हो गए, इनकी एनर्जी सेम होगी। अब टेक्स्ट बुक पे डायग्राम भी देख लेना, वहाँ पे इनकी एनर्जी सेम होगी। इनमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 9, क्यों, उसमें s का एक ऑर्बिटल होगा, p के 3 ऑर्बिटल होंगे और d के 5 होंगे। टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 9। ठीक है, और ये बात भी सही लिखी है, दोनों सही है। तीसरा बात लिखते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। गलत है, क्योंकि हम शेप निकालते हैं एल वैल्यू से, एम से आप शेप्स नहीं निकालते, हम निकालते हैं एल वैल्यू से। अब उसके बाद क्या लिखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन है सिग्मा, सिग्मा ऑर्बिटल इज 2। हाँ, सिग्मा ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें ए बी और डी आएगा आंसर, ए बी और डी आएगा आंसर, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए बी एंड डी। देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द गिवन रेडिएशंस इन रेडिएशंस का जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज आएगा वो क्या आएगा। जरा इसमें देखिए, ये आसान है, इसमें एक रे है एक्सरे है कि नहीं, एक्सरे है, आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, और इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो किसकी होगी, एक्सरे की। तो एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट आएगा, बस इतना ही सिंपल है। एक्सरे की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वही पहले लिखा है। अगर 2 में एक्सरे होता है फिर ढूंढ लेते क्या होता है, लेकिन एक ही में एक्सरे दिया तो ये आंसर आएगा। देखिए, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 क्या लिखा है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एल, अगर एल का वैल्यू आपको दिया है, एम एल हैज़ 12 + 1 वैल्यूज़, ये बात सही है कि अगर आपको एल वैल्यू दिया होगा, जो एम के वैल्यूज़ होते हैं, एम के वैल्यू जो होते हैं, एम एल के वैल्यूज़ वो कितने होते हैं, वो होते हैं 2l + 1 वैल्यूज़, 12 + 1 वैल्यूज़, बिल्कुल सही है कि अगर आपको एल का वैल्यू दिया होगा, एल का वैल्यू दिया होगा तो एम एल के वैल्यू निकालने हैं, वो कितने होंगे, 12 + 1 वैल्यूज़। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एल इज इक्वल टू 0 द ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ एम एल इज इक्वल टू 0, ये बात भी सही है कि अगर एल का वैल्यू 0 होगा, अगर एल का वैल्यू 0 लिखेंगे आप, अगर एल का वैल्यू 0 लिखेंगे आप, तो एम एल का वैल्यू भी कितना होगा, वो तो 0 के बराबर ही निकलेगा, बिल्कुल सही है। एल का वैल्यू 0, एम एल इज इक्वल टू 0, द करेक्ट ऑप्शन इज, अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल वैल्यू 0 होगा, द ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ एम एल इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। वो एल वैल्यू किसका 0 होता है, एस का, तो ये एस सबशेल दिया होगा, एस सबशेल का जो एम वैल्यू होता है, एम एल वैल्यू वो कितना होता है, 0। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। देखिए बेटा, क्या Mg+2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, Mg+2 का मतलब हो गया, Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, 2 निकाल दो 10 बच गए, सोडियम में 11 होते हैं, 1 निकाल दो 10 बचेंगे, 10 बचेंगे, तो इसमें आएगा Na+1। The maximum number of electrons that can be identified with quantum number L is equal to 2. L is equal to 2f. The maximum number of electrons that can be identified with quantum number L is equal to 2. ये लिखा होगा बेटा for, ये f नहीं लिखा होगा। For Fe+3 ion will be, for Fe+3 ion। तो अगर आपके पास Fe+3 ion होगा, Fe+3 ion, Fe+3 ion में आपको बताना है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 2। ज़रा आप L वैल्यू याद दिला दीजिए, हमने एक बार पहले भी लिखा था SPDF। ज़रा L वैल्यू बता दीजिए, 0, 1, 2 और 3 होगा कि नहीं। तो आपको कौन से इलेक्ट्रॉन देखने हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ज़रा Fe+3 का कॉन्फ़िगरेशन करिए, पहले बताइए Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। Fe का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉम नंबर 26 से हम लिखेंगे 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब आपको क्या लेना है, इसमें से Fe+3 लेना है। Fe+3 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 23, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो बनेगा 3d5 और क्या बनेगा 4s0। तो इसमें जो क्या लिखा है बेटा, विथ L इज इक्वल टू 2, L वैल्यू 2 जब होगा तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, L वैल्यू जब 2 होगा तो वो सिर्फ D में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला 5, थर्ड पार्ट आएगा, मेरा आंसर इज 5। भाई बेटा बात समझ, तो क्योंकि इसमें L आपको 2 ढूंढना था, L2 हो गया D वाले इलेक्ट्रॉन, और Fe+3 में सिर्फ 3D में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और D वाले में 3D में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी SP में तो होते हैं। द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिलोंग्स टू, इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इसका भी रूल याद रखेंगे, पीरियड टेबल में जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द पीरियड जो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो हेलोजेंस की होती है। मोस्ट नेगेटिव, मोर नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी होती है, हेलोजेंस की। हेलोजेंस में भी याद रखेंगे क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, हम ऐसा रूल बोलते हैं, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर नेगेटिव। लेकिन जो फ्लोरीन है उसका साइज कम है, उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है जितना किसकी होती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की जो होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, और क्लोरीन जो होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर है उसका 17। ज़रा इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या लिखेंगे,
1s2 2s2, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 2p6, उसके बाद आएगा 3s2, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 3p। देखिए यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 10, और 2 कितने हो गए 12, और आएगा 3p5। इसका मतलब ये जो क्लोरीन होगा, ये पहली बात है, ये पीरियड थर्ड में आएगा, पीरियड थर्ड में आया, और पीरियड थर्ड में इसका ब्लॉक कितना होगा, अब ये लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, वो आएगा 10+, ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन 5+2, वो आएगा 17 के बराबर। इसका मतलब पीरियड 3 होगा और जो ब्लॉक होगा वो होगा 17, पीरियड 3 ब्लॉक 17, देखो ऑप्शन में है कहीं पे, पीरियड 3 ब्लॉक 7, पीरियड 3 ग्रुप 17 रादर, नॉट ब्लॉक 17, इट इज़ ग्रुप 17। पीरियड 3 ब्लॉक तो पी ही आएगा, पीरियड 3, और जो ग्रुप आएगा इसका, वो ग्रुप कितना आएगा बेटा 17 के बराबर। देखिए क्या लिखा, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इज इन Mn फॉर विच n प्लस l प्लस m इज इक्वल टू 5 is। देखिए क्या लिखा है इसमें बेटा, आपको Mn दिया है, मैग्नीज दिया है, मैग्नीज 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 का एटॉम नंबर कितना होता है 25 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2, उसके बाद आएगा 2p6, उसके बाद आएगा बेटा 3s2, उसके बाद क्या आएगा 3p6, उसके बाद आएगा बेटा 3d5, और 3d5 आएगा, और आएगा 4s2। आपको इनमें से वो सब शेल्स ढूंढने हैं जिन सब शेल्स में एन एल और एम का वैल्यू कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, एन एल और एम का वैल्यू 5 आना चाहिए, और फिर आपको बताना है कि उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ज़रा चेक कर लेते हैं पहले, ज़रा पहली बात हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं लूँगा एस वाला सबशेल, एस वाला सबशेल, एस वाले सबशेल का एल वैल्यू कितना होता है, वो होता है 0 के बराबर। अगर मैं पी सबशेल लूँगा, पी सबशेल, और एम का वैल्यू भी कितना होगा, एम वैल्यू भी होगा 0। अगर पी सबशेल लेंगे तो एल वैल्यू कितना होगा, एल वैल्यू इज इक्वल टू 1। एम के कितने वैल्यूज़ होंगे, 3 वैल्यू, -1, 0 भी होगा और +1 भी होगा। उसके अलावा देखिए डी अगर हम लेंगे, डी का एल वैल्यू होगा 2, और एम के कितने वैल्यूज़ होंगे, एक तो -2 होगा, -1 होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा, और +2 भी होगा। आपको बताना है n प्लस एल प्लस एम कितना निकलना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 5। ज़रा आप चेक करिए किसका 5 आएगा, क्या 1s का कभी ये 5 आएगा, 2s का कभी 5 आएगा, क्या 2p6 का 2p का कभी 5 आएगा, 3s का कभी 5 आएगा, ये आपको चेक करना है। क्या 4s का कभी 5 आएगा, ना इसका 5 आएगा, ना इसका 5 आएगा, ना इसका 5, ना इसका 5, ना इसका 5। ज़रा चेक करके देखिए, देखो इसका n वैल्यू कितना है 1, l वैल्यू है 0, n वैल्यू वहीं से दिया 1, n इज इक्वल टू 1 क्योंकि 1 लिखा है। l वैल्यू इसका 0, m भी 0, इसका 1 ही आएगा, तो इसका 2 ही आएगा। इसका कितना आएगा 2p का, एक तो n वैल्यू 2 है, l वैल्यू है 1। ज़रा देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, अगर आप इनमें से कोई भी एक जोड़ोगे तो वो 4 बनेगा, 5 नहीं बनेगा। और s का वैल्यू यहाँ पे 4 ही निकलेगा, यहाँ पे 3 ही निकलेगा। अब बच गए इसमें 2, कौन कौन सा बच गया, एक तो 3p6 बच गया, और क्या बच गया 3d5। ज़रा 3p6 में आप देखिए, 3p6 में आप देखिए, 3p6 में जो n वैल्यू होगा, n वैल्यू कितना है बेटा इसका 3। उसके बाद देखिए p वैल्यू कितना है इसका 1। अब देखिए m वैल्यू क्या रखेंगे हम, क्या आंसर 5 आए। m वैल्यू हम क्या करेंगे, अगर p होगा, p का l वैल्यू कितना है बेटा 1 के बराबर, तो m वैल्यू आपको कितना लेना पड़ेगा, n वैल्यू आपको +1 लेना पड़ेगा। तो अगर मैं +1 ले लूँगा m1 वैल्यू, तो आंसर कितना आएगा, वो आएगा 5 के बराबर। ज़रा मुझे बताए इस m वैल्यू +1 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें आएंगे ना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सर आप बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, क्योंकि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 होंगे, इसके अंदर 2 होंगे, इसके अंदर 2 होंगे। ज़रा आप उसके पे जाइए, 3D पे जाइए, आप 3D में जाइए बेटा, n का वैल्यू कितना होगा, n वैल्यू इज इक्वल टू 3, और d वैल्यू कितना है, वो होगा 2 के बराबर। अगर 3 + 2 होगा 5, इसका मतलब होगा जो m वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0, m वैल्यू होना चाहिए 0। अब इस d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1, इसमें 1, और इसमें 1। ज़रा बताओ इस 0 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका आंसर आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ज़रा आप टोटल इलेक्ट्रॉन बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। चेक इफ देयर इज एन ऑप्शन विद वैल्यू इक्वल टू 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। आपको n और l और m का वैल्यू नेट में आना चाहिए 5। और कंसिडरिंग दैट ये मत सोचना सर ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, इसमें भी 2 आएंगे, उसमें भी 2 आएंगे, वो बात तो सही है, लेकिन अब देखो अवेलेबल भी कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 है तो इसलिए मैंने 2 ले लिए, इसमें 5 ही थे, हर एक ऑर्बिटल में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जिस ऑर्बिटल का m वैल्यू 0 होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, दैट्स व्हाई आई टुक ओनली 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल टू 3। देखिए स्टेटमेंट 1, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड यूज्ड। ये हमने पहले भी बोल दिया, ये बात सही है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस, ये बात भी सही है। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। देखिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कार्बन नाइट्रोजन और आइसोबार्स। कार्बन आइसोबार है, हाँ ये आइसोबार्स है, बिल्कुल सही है, सही बात है।
A tritium atom contains 1 proton and 2 neutron. बिल्कुल सही है, ट्राइटियम ऐसे होता है H13 इसमें प्रोटॉन 1 होगा और इसमें न्यूट्रॉन 2 होंगे, 3 - 1, तो बिल्कुल सही है, ये बात भी सही दी है। All the isotopes of a given element show same chemical behavior, ये बात भी सही है। आइसोटोप्स का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो ऑलवेज सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, दैट्स ऑलवेज सिमिलर। अगर वो सेम होगा तो तीनों करेक्ट है इसमें, ABC, तो तीनों करेक्ट है इसमें। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर अगर आप EMR का नेचर मानेंगे वेव नेचर, तो आप किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देंगे, पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं, इसके लिए क्वांटम थ्योरी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी क्वांटम थ्योरी चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए भी क्वांटम थ्योरी चाहिए, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा जो है बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इसमें जो इंटरफेरेंस बच गया इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वेव थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताइए, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज नॉट करेक्ट विद द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है विद द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जरा देखिए, पहली बात, पहली लिखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन दिया है, एक तो कार्बन दिया है, दूसरा बेरिलियम दिया है, तीसरा बोरॉन दिया है। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर बेरिलियम की होगी, फिर बोरॉन की होगी, और ये बात सही भी है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, बट जब हम बेरिलियम से बोरॉन जाएंगे, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2, स्टेबल होता है। बोरॉन को होता है 2s2 2p1, तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी दैन बेरिलियम, वो बात सही है। इसको हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले कौन लिखा है, कार्बन। कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए बेटा, यहाँ पे कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद सेकंड प्लेस पे लिखा है बेरिलियम यहाँ पे, और फिर बोरॉन थोड़ा नीचे लिखा है। तो इसका वैल्यू जो है ना, कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फिर उसके बाद बेरिलियम का ज़्यादा है, और फिर उसके बाद थर्ड, पहले कार्बन का ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम बेरिलियम का, उससे और कम किसका है, बोरान का। तो पहला वाला जो लिखा है आपको लिखना है ऑर्डर्स इज नॉट, लेकिन ये तो लिखा है, ये तो ठीक लिखा है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, वो बात सही है। हेलोजन्स में डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज। ज़रा थर्ड पे जाए, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, क्या लिखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी सल्फर से, बट इसका साइज कम होने की वजह से ये जल्दी इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर पाता। ज़रा आप सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए, देखो सल्फर है यहाँ पे बेटा, सल्फर लिखा है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी लिखा है, सेलेनियम भी लिखा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए -141, सल्फर की देखिए -200, और सेलेनियम की देखिए -195। तो अगर मैं इनका ऑर्डर बनाऊंगा, पहले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ज़्यादा नेगेटिव किसकी है, पहले सल्फर, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, सेलीनियम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या रखा है, ऑक्सीजन, यहाँ गड़बड़ किया। दूसरे नंबर पे सेलीनियम आना चाहिए, लेकिन इसने रखा है ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे आना चाहिए ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो ऑर्डर है ये गलत ऑर्डर दिया है, ये वाला ऑर्डर गलत दिया है, और यही आपको लिखना है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। और उसके बाद लिखा है मेटलिक नेचर, ये अल्कली मेटल्स है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटलिक नेचर जो होता है एक ग्रुप में वो इंक्रीज होता है, तो सीजियम का जो मेटलिक नेचर होगा वो ज़्यादा होगा, फिर पोटेशियम से, और पोटेशियम का ज़्यादा होगा दैन सोडियम। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है, वो हाइड्रोजन एटम की कितनी है, दैट्स इक्वल टू -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपको दिया है इलेक्ट्रॉन का, वो वैल्यू है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन विच एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आपको बताना है कौन से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक्साइटेड स्टेट आपको निकालनी है, क्या कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे, उससे एन वैल्यू निकाल देंगे, आसान है। टोटल एनर्जी निकाल दी, उससे एन वैल्यू निकाल देंगे, एन वैल्यू हमें खुद समझाएगा किस स्टेट में होना चाहिए। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, आपको टोटल एनर्जी पता होनी चाहिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 2, और वो कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, टोटल एनर्जी जो होता है ई एन, दैट्स इक्वल टू, याद है आपको बेटा, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया है तो जड़ स्क्वायर का वैल्यू 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एन स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड कर लेंगे कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसको ई एन लिखेंगे, ई एन मीन्स जो एनर्जी आपको दी हुई है। ठीक है, एन स्क्वायर किसके बराबर आएगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई क्या कर लेंगे बेटा, ई एन, व्हाट्स ई एन इक्वल टू, ई एन दिया बेटा 3.4 के बराबर, लेकिन माइनस 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 कटेगा तो एन स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है दैट इज जो एन होना चाहिए, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 2। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए वो कौन सा ऑर्बिट होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। 2 ऑर्बिट मीन्स ऑर्बिट है 2, ऑर्बिट होगा 2, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
ऑर्बिट 2 होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए। तो इसका इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट्स आंसर इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। Ratio of radius of the first orbit of Li plus 2 to the third orbit of He plus ion will be। तो किसका रेडियस निकालना है बेटा, रेडियस आपको निकालना है, रेडियस रेशो एक्चुअल में आपको निकालना है। वो रेडियस रेशो किसके बराबर आएगा, किसका निकालना है बेटा, ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Li plus 2। तो मैं लिखूंगा ऐसे, आर वन ऑफ किसका, एल आई प्लस टू, एल आई प्लस टू, आर वन ऑफ एल आई प्लस टू, वो किसके बराबर आएगा, आपको याद होगा रेडियस जो होता है दैट इज 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो लिखा आपने एन स्क्वायर बाई जेड। हमें रेशो लेना है तो इसलिए मैं 0.52 नहीं लिख रहा हूँ, और वो मैं ऑल्सो टेक सच दैट आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड लिख दिया हमने, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। लेकिन एन किसका, जेड किसका, लिथियम का, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर लेंगे, टू द थर्ड ऑर्बिट ऑफ, तो मैं लिखूंगा R3, R3 किसका होना चाहिए, He प्लस का, He प्लस का, वो किसके बराबर आएगा, इक्वालिटी साइन बीच में, रेशो सीधे रेशो निकाल देंगे, इट्स इक्वल टू, तो रेशो में क्या आएगा, यहाँ पे भी लिखेंगे 0.529 इंटू करेंगे बेटा एन स्क्वायर बाई जेड। लेकिन किसका एन और किसका जेड, He प्लस का। बताइए इसमें क्या क्या वैल्यू कटेंगे, तो ये वाले दो वैल्यू कट जाएंगे। अब देखिए आप क्या किसका वैल्यू निकालेंगे, इट इज इक्वल, जरा इस एन का वैल्यू बताइए क्या लिखा है, एन का वैल्यू कितना लिखा है, एन का वैल्यू है 1, तो एन का वैल्यू लिखेंगे 1 ही, 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, डिवाइड बाई जेड लिखना है, जेड किसका आपको लेना है, लिथियम का। अगर आप लिथियम का जेड लेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू 3, लिख दिया 3, डिवाइड बाई, बता एन किसका लेना है बेटा, एन हीलियम का लेना है, वो 3 के बराबर है, 3 स्क्वायर आपको 3 लेना है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर लेना है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा जेड, जेड किसका लेंगे, हीलियम का, वो किसके बराबर होता है, दैट्स इक्वल टू 2, आएगा कि नहीं। जरा आप इसको उल्टा करके समझिए आप, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा वो आएगा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2/9, तो 1/3 इंटू 2/9 किसके बराबर आएगा, 2 डिवाइड बाई 27 विच इज इक्वल टू 2:27, 2:27 होना चाहिए इनका रेडियस रेशो, 2:27, और वो 2:27 हमारा ऑप्शन है, 2:27 ये आ गया इसका आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट आपको दिया है, टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, आपको सारा समझ में आएगा, मैं फिर भी बता ही दूंगा कि एंटीमनी जो होता है इट इज़ अ मेटलॉइड, यही बात सही है। कैल्शियम एंड वेनेडियम और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये बात गलत है। कैल्शियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट होता है और वेनेडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट विच फॉल्स इन 3D सीरीज। बेरिलियम शूज डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, ये बात भी सही है, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। तो इसमें पहला भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ए एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली। देखिए द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी आपको लेनी है, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की एनर्जी, सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस टू आयन विल बी, इनका रेशो निकालना है। तो ले लो आप फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन जो होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो आप सीधे -13.6 मत लिखिए क्योंकि रेशो निकालना है, वो कटेगा जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, वो रेट एन स्क्वायर बाई जेड, लेकिन किसका एन स्क्वायर बाई जेड, हाइड्रोजन का। दूसरा सेकंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस टू, उसको भी लिखेंगे एन स्क्वायर बाई जेड, और थर्ड ऑर्बिट ऑफ किसका होना चाहिए, Li प्लस टू, उसको भी लिखेंगे बेटा एन स्क्वायर बाई जेड, सीधा रेशियो निकाल देंगे। जरा पहले हाइड्रोजन में एन का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आएगा 1, 1 स्क्वायर इज 1, जेड भी है 1 के बराबर आएगा 1:2। यहाँ बताए एन स्क्वायर सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस टू, सेकंड ऑर्बिट मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर कितना बनेगा, जरा इसको 2 स्क्वायर दीजिए, 2 स्क्वायर आएगा 4, डिवाइड बाई जेड वैल्यू ऑफ हीलियम भी कितना होता है 2:2, बताइए। उसके बाद थर्ड ऑर्बिट ऑफ, थर्ड ऑर्बिट मीन्स 3 स्क्वायर, डिवाइड बाई किसका, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम का जेड वैल्यू होता है 3, देखिए किसके बराबर आएगा 1:2, ये आएगा 4/2, और ये आएगा बेटा 9/3, 9/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसके साथ कटेगा 2, ये इसके साथ कटेगा 3, आंसर इज 1:2:3, ये आएगा आपका बेटा आंसर। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा कि 0.529, या आपने क्यों नहीं लिखा 13.6, क्योंकि अगर यहाँ भी 13.6 दिए हैं, यहाँ भी 13.6, यहाँ भी, तीनों कैंसिल हो गए, वो आंसर कितना आएगा बेटा, दैट्स इक्वल टू 1:2:3 आएगा बेटा इसका आंसर। बताइए क्या लिखा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ सल्फर इज ग्रेटर, सल्फर का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है देन एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन, बात सही है। क्यों लिखी है सही, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे लेफ्ट टू राइट, उसके बाद आएगा, पहले आएगा फॉस्फोरस, उसके बाद आएगा सल्फर, उसके बाद आएगा क्लोरीन, तो आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और क्लोरीन तक तो डिक्रीज ही होगा, ये बात सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ सल्फर जो होगा वो ज़्यादा होगा देन क्लोरीन। उसके बाद क्या लिखा है नंबर सेकंड में, पहला स्टेटमेंट जो इसका लिखा है वो बात सही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन सल्फर, वो बात भी सही है। क्लोरीन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा देन किसके, सल्फर के, क्योंकि इसका जेड वैल्यू ज़्यादा है, इसका जेड वैल्यू कम है, तो दोनों करेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
atom radius sulfur is greater than that atom radius of chlorine, ठीक है. Effective nuclear charge of chlorine is greater than of sulfur, ठीक है. Both assertion and reason are correct, and reason is a correct explanation of assertion. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 3p ऑर्बिटल इज, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ l इंटू एल प्लस वन, और उसके बाद लिखते हैं बेटा h बाई टू पाई. इस h बाई टू पाई को हम समटाइम्स लिखते हैं h बार. तो l का वैल्यू जो होता है p देखिए p का वैल्यू l वैल्यू कितना होता है? अभी मैंने 2-3 बार इसको लिख दिया बेटा. p का l वैल्यू इस s का 0 होता है, और p का वैल्यू कितना होता है 1. तो हम लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1 आएगा बेटा, और h बाई टू पाई को लिखेंगे हम h बार. रूट ऑफ 1 बाई 1 प्लस 1 कितना होगा? वो हो गया रूट बाई 2, और फिर लिखेंगे h बार. अब देखो या तो h बाई टू पाई होगा या तो h बार होगा, तो h बार ही लिखा है, रूट 2 h बार, रूट 2 h बार आएगा आंसर. द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4px ऑर्बिटल इज, जो 4px ऑर्बिटल होगा उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे? तो आपको दिया है 4p ऑर्बिटल, 4px दिया हो, y दिया हो, z दिया हो, आपको 4p दिया है. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो ऑलवेज होते हैं बराबर n-1. नंबर ऑफ नोड्स किसके बराबर होते हैं? दैट्स इक्वल टू n-1. तो n का वैल्यू कितना दिया? 4 दिया, सो यू राइट 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3. हाँ, अगर उसमें पूछा होता है कि रेडियल कितने हैं और एंगुलर नोड्स कितने हैं, तो तब आप निकाल सकते थे l वैल्यू से, n-l-1 से वैल्यू से निकाल सकते थे, लेकिन आपको सीधे पूछा है टोटल नोड्स. मैच द स्पीशीज गिवन इन लिस्ट 1 विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन लिस्ट 2. तो अब देखिए आपको स्पीशीज को मैच करवाना. पहला स्पीशी क्या लिखा है? Cr-2. Cr क्रोमियम, उसमें दिया आपको -2. इसका मतलब आपको दिया है क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24. दो एक्स्ट्रा जोड़ दोगे 26. ये आयरन जैसा बनेगा, इसमें बनेगा 3d6 4s2. 3d6 4s2. 3d6 मतलब 4 ऑर्बिटल भर के होंगे. ज़रा 3d6 सोचिए आप बेटा. 3d6 1 2 3 4 5 एंड 6. 4s2 तो भर के है, 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर के है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 4 है. तो Cr-2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. ज़रा देखते हैं, अगर इसी से सॉल्व होगा तो अच्छी बात है. तो Cr-2 का आएगा 4, मतलब पहले वाले का आएगा 4. अब देखिए इसमें जो ये वाला है ना, सेकंड और दूसरा ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा. हम वेनेडियम को भी सॉल्व कर लेते हैं. ज़रा वेनेडियम देखिए कितना लिखा है बेटा. वेनेडियम लिखा है +2. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 21 22 23 होते हैं कि नहीं? अब आपको क्या दिया बेटा? +2. तो अगर स्कैंडियम आप लेंगे, स्कैंडियम का आएगा 3d1, टाइटेनियम का 3d2, वेनेडियम का आएगा 3d3, और इसका आता 4s2 कॉन्फ़िगरेशन. 3d2 4s2 आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं? 2. वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएंगे. अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे. किस में? डी में. अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फिर? वो होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो वो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे. तो इसमें आएगा बेटा थर्ड पार्ट. तो बी में आएगा थर्ड पार्ट, बी में आएगा थर्ड पार्ट, और एक भी सॉल्व करना पड़ेगा. ज़रा देखिए उसके बाद Mn+2. अगर Mn+2 होगा उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. क्यों होंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2. लेकिन आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s में 0 आएगा. डी में कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन. ज़रा इन 5 इलेक्ट्रॉन को देखो, क्या ये पेयर्ड होंगे अनपेयर्ड? ये पाँचों इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड. तो इसका आएगा 5 आंसर. तो आप देखिए 5 कहाँ पे मैच हो रहा है? Mn+2 का आंसर आएगा 5, सेकेंड पार्ट आएगा. तो इसलिए इसका भी आंसर आएगा सेकेंड पार्ट. इन विच आर द फॉलोइंग ऑर्बिटल डायग्राम ओनली, सिर्फ क्या देखना है आपको? बस एक ही चीज़, ओनली हंट्स रूल इज ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इज वायलेटेड. इनमें से कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें क्या वायलेट हुआ है? सिर्फ हंट्स रूल वायलेट हुआ है, बाकी कुछ, बाकी जो भी वायलेट हुआ वो नहीं दो, सिर्फ हंट्स रूल. हंट्स रूल क्या कहता है आपको? कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग आप तब तक डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में नहीं कर सकते हैं जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा. अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते. अब देखो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल, एस पे आप फोकस ही मत करो क्योंकि इस पे अप्लाई ही नहीं होगा हंट्स रूल. तो वो तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पे अप्लाई होगा. ज़रा आप देखो यहाँ पे हंट्स रूल वायलेट है? नहीं. यहाँ पे भी वायलेट नहीं है. ज़रा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे देखो क्या है. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन ये वाला गलत ही कॉन्फ़िगरेशन है. ये वाला, इसमें 2 चीज़ वायलेट हुए. इसमें अबवर्ब प्रिंसिपल भी वायलेट हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहे थे, एक ही है.
यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले आने चाहिए, फिर यहाँ पे 3 होते, ये 3 ऐसे होने चाहिए थे, 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें हंड्स रूल वायलेट हुआ है, ये आएगा। लेकिन इस वाले में हंड्स रूल भी वायलेट हुआ और अब्बा प्रिंसिपल भी वायलेट हुआ है, इसलिए आपको पूछा ओनली हंड्स रूल इज वायलेटेड, तो वो आएगा थर्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन। Now moving to the last question, which of the following statement is not correct about the characteristics of cathode rays? I think this is the third question from the cathode rays only. They start from cathode and move towards the anode. That's correct. They travel in straight lines in the absence of external magnetic field. ये बात भी सही है. Characteristic of cathode rays do not depend upon the material of cathode in the cathode ray. ये बात भी हमने सही बोली. Characteristic of cathode rays depends on the nature of gas. ये बात गलत है. ये बात गलत है. ये statement गलत है. और आपको पूछा है which of the following is not correct, और यही आएगा इसका not correct statement. So that sums up the discussion of the chapter SCC Compact course of SICAI for NEET 2025. We wish you all the very best. We'll be back with your third paper inshallah. We hope you will do well. So thank you so much.